जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज हमारे सामने RSM SSB राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर, इसके द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया और ये हमारी CET के अंदर इंक्लूडेड भर्ती है। जो CET का एग्ज़ाम होते ही आप लोगों के सामने इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ गया और आप लोगों के लिए ये नोटिफिकेशन 16/1/2023 यानी कि 16 जनवरी 2023 को इसका नोटिफिकेशन आया है। और ये नोटिफिकेशन है सूचना सहायक। सूचना सहायक आपने सुना होगा, और ये आपने जब CET का पेपर दे रहे थे उस समय भी आप लोगों को पता होगा कि सूचना सहायक की वैकेंसी है वो CET के अंदर इंक्लूडेड है, और CET पास करने से ही सूचना सहायक का पेपर हम दे सकते हैं। तो ये वैकेंसी आप लोगों के समक्ष आ रही है। तो सबसे पहले मैं जो हमारे प्लेटफॉर्म BL एजुकेशन मोटिवेशन पे जो नए हैं वो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने परिवार का हिस्सा बने, ताकि आप यहाँ पर बेटर गाइडेंस के साथ में बेटर प्रिपरेशन कर सकें। अपना टेलीग्राम चैनल BL एजुकेशन मोटिवेशन ज़रूर ज्वाइन करें। हम यहाँ पर जो डिटेल नोटिफिकेशन हमारे सामने आया इसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेंगे। तो हमारे सामने है सूचना सहायक की वैकेंसी जो सीधी भर्ती 2023 है। 16/1/2023 को इसका नोटिफिकेशन हमारे सामने आया और इसके अंदर टोटल पद हैं 2730, यानी कि काफ़ी बड़े पदों पर ये वैकेंसी है। 2730 पद हैं, जिसके अंदर आप लोगों के लिए जो नॉन TSP है, नॉन TSP इसके लिए है आपका 2415 पद, और जो TSP है TSP एरिया से 315 पद। ये पद हैं जो यहाँ पर एरिया वाइज आप लोगों के लिए डिसाइड हैं। और अब इसके बाद में आप लोगों को क्या करना होगा, जो हमारा SSO ID है, SSO ID से इस फॉर्म को आपको फिलअप करना है और यहाँ पर आपको एक OTR वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन है वो जिसने भी नहीं किया, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करके यहाँ पर आपको ये फॉर्म फिलअप करने का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करना है। इसके बाद में दोस्तों ऑनलाइन यहाँ पर मैं आप लोगों को पढ़ के बता दे रहा हूँ जो जो इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखना है। इसी हिसाब से आप अपना फॉर्म अप्लाई करें, फॉर्म फिलअप करें और आप इस पेपर की तैयारी करें, ताकि आपका सिलेक्शन हो और आपका जो सपना है वो साकार हो सके। दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी की बोर्ड के ऑनलाइन पोर्टल RSM SSB के ऊपर जाकर आपको अप्लाई करना है, और हमेशा जैसे आप फॉर्म फिलअप करते हैं वैसे ही आपको फॉर्म फिलअप करना है। उसके बाद में OTR रजिस्ट्रेशन करते समय आपको क्या ध्यान रखना है, यानी कि आपका नाम, जन्म तिथि, लिंग, सेकेंडरी या समकक्ष परीक्षा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस ID में से किसी भी एक ID प्रूफ के विवरणों का इंदराज या वहाँ पर आपको सबमिशन करना है, और यह डॉक्यूमेंट वहाँ पर अपलोड करना आपको अनिवार्य है। और अभ्यर्थी द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR जनरेट के पश्चात OTR प्रोफाइल में स्वयं के नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, सेकेंडरी समकक्ष परीक्षा का विवरण, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस ID विवरण में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं इसके अंदर यही आप लोगों को बताना जा रहा था कि आप जब OTR करते हैं तो उसके अंदर विशेष रूप से आप ध्यान रखें, क्योंकि इसके अंदर जो भी आप डिटेल, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन आप इसके अंदर सबमिट करेंगे उसके अंदर किसी भी प्रकार का आप लोगों के लिए बदलाव करना संभव नहीं होगा। इसके बाद में दोस्तों आपकी जो तिथि है जिसके अंदर अभ्यर्थी कार्ड में अपना जन्म, आधार कार्ड के में उसके नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग में कोई त्रुटि है तो इन त्रुटियों को पहले ही आपको दुरुस्त करना है, पहले ही आपको सही करवा लेना और उसके बाद में आपको OTR करना है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों हमारे सामने जो फॉर्म फिलअप करने से संबंधित यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है आप लोगों के लिए, तो इनको आप ध्यान रखना है। OTR में जिसके बारे में आप लोगों को सभी पता है, हमेशा पोर्टल के ऊपर जाकर आपको OTR करना है। उसमें जो भी इम्पोर्टेंट जो आपसे इन्फॉर्मेशन मांगते हैं वो इन्फॉर्मेशन आपको भरना है। एक आपका ID कार्ड कोई भी हो वो प्रोवाइड करवाना है। इस तरह से आपको पूरा फॉर्म है वो फिलअप करना है। फॉर्म में किसी प्रकार की आपको त्रुटि नहीं रहने देना है, क्योंकि इसमें त्रुटि होने के बाद में हमेशा अभ्यर्थी हैं जो भाई बहन हैं वो हमेशा पूछते हैं कि सर हमारे ये प्रॉब्लम हो गई, अब हम क्या करें। तो दोस्तों ये था आपका इसमें फॉर्म फिलअप करने से संबंधित आपकी इन्फॉर्मेशन। अब इसके बाद में दोस्तों हम चलते हैं आगे, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हमारा इन्फॉर्मेशन जिसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और जिसके लिए ही हम यहाँ पर ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। इस भर्ती परीक्षा के संबंध में समस्त पत्राचार बोर्ड की वेबसाइट पर ही किया जाएगा और उसे ही आपको ऑथेंटिक मानना है। इसके बाद में आवेदन और परीक्षा शुल्क दोस्तों निर्धारित ई-मित्र या कियोस्क से आपको फॉर्म फिलअप करना है।
और इसमें जो सामान्य वर्ग है, सामान्य वर्ग या क्रिमिलेयर अन्य अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, इनके लिए 450 रुपये फीस इसके अंदर है। उसके बाद में राजस्थान के नॉन क्रिमिलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर EWS अभ्यर्थी, उनके लिए 350 रुपये फीस इसमें रखी गई है। समस्त विशेष योग्यजन, राजस्थान के अनुसूचित जाति जनजाति, इनके आवेदक हैं जिनको 250 रुपये यहाँ पर फीस है। और जो कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक इसके अनुसार सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनकी परीक्षा परिवार की वार्षिक आय है वो 2.5 लाख रुपए से कम है, इनके लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के समान ही परीक्षा शुल्क 250 रुपये देई होगी। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद में राजस्थान के अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति जनजाति यानी कि दूसरे स्टेट के जितने भी जो राज्य दूसरे राज्य के जितने भी जो कैंडिडेट हैं, इनको सभी को जनरल कैटेगरी के अंदर ही रखा जाता है। ये आप लोगों को पहले से ही पता है। फीस एक बार जमा होने पर वापस नहीं लौटाई जाएगी, ये जो नॉर्मल कंडीशन है आप लोगों को पता है। इसके बाद में हम चलते हैं हमारे लिए यहाँ पर जो हॉरिजेंटल हमारे यहाँ पर वैकेंसी का जो विवरण है उसके लिए। ये मैं टेलीग्राम चैनल पर अपने डाल दूंगा, BL एजुकेशन मोटिवेशन पर, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। सूचना सहायक इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट के पदों पर वर्गवार आरक्षण निम्न प्रकार है। ये सबसे पहला है जो नॉन अनुसूचित क्षेत्र यानी कि नॉन TSP के लिए है, नॉन TSP के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों ये 2415 पद है टोटल, जिनका यहाँ पर इस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। ये आप देख लेना, नोटिफिकेशन में वहाँ पर डाल दूंगा। इसमें के बाद में 37 आरक्षण है। यहाँ पर 100 अनुसूचित जनजाति के 152 एवं 12 शहरिया जनजाति के 5 पद बैकलॉग के हैं जो उपयुक्त वर्गीकरण में शामिल हैं। यह आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अनुसूचित क्षेत्र जिसके अंदर भी 315 पद जो दिए हुए थे उनका वर्गीकरण यहाँ पर दिया हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों हमारे पास में है इन्फॉर्मेशन, इसके आगे जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में आप लोगों को बताते जाऊंगा। यहाँ पर भी यही है जो आपका क्षैतिज आरक्षण के बारे में बता रखा है, ये आप वहाँ पर पढ़ लेना, पढ़ के आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों विशेष सूचना के अंदर क्या दिया हुआ है, इसमें दिया है कि ये अभ्यर्थी जो वर्ग दिए हुए अनुसूचित SC ST OBC और EWS SBC, इनके लिए आरक्षण का लाभ दिया जाएगा और जो निर्धारित किया गया है उसी के आधार पर यहाँ पर आरक्षण का जो लाभ है वो यहाँ पर मिलेगा। इसके बाद में दोस्तों हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो चीज़ है उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके बाद में दोस्तों हमारे लिए यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है ये है अति पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य सरकार की अधिसूचना, इनके बारे में दिया हुआ है। ये हमारे लिए नहीं है इम्पोर्टेंट यहाँ पर पढ़ने की। इसके बाद में दोस्तों हम चलते हैं आगे। जो भूतपूर्व के सैनिक हैं इनको निम्नानुसार जो छूट मिलती है वो छूट यहाँ पर दी जाएगी। इसके बाद में दोस्तों स्पोर्ट्स के लिए यानी कि जो उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं इनके लिए 2% आरक्षण है वो देय होगा। इसमें जितनी वैकेंसी उनका 2% आरक्षण इनके लिए होगा। और इसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, ओलंपिक गेम्स ग्रीष्मकालीन, एशिया ओलंपिक, एशियन गेम्स, उसके बाद में दक्षिण एशियन गेम्स, इनके अंदर किसी प्रकार का एक मेडल है वो इनको होना चाहिए, तभी ये इनके अंदर क्या करेंगे, फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। इसके बाद में दोस्तों हमारे पास में और कोई इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आप लोगों के सामने रखता हुआ जाऊँगा। आप ध्यान से देखना इसको, और किसी भी प्रकार का फॉर्म के अंदर आपको त्रुटि यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में दोस्तों वेतनमान, इसके अंदर पेमेंट है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ यही है और इसी के लिए ही आप लोग तैयारी कर रहे हैं, चाहे मैं हो चाहे आप हो, कोई भी हो। वेतन आपको यहाँ पर दोस्तों राज्य सरकार द्वारा 7वें वेतनमान के अनुसार सूचना सहायक पद हेतु ग्रेड पे मैट्रिक्स लेवल 8 यानी कि ये पे मैट्रिक्स जो लेवल है इसके अंदर 8वें लेवल पर, और न्यूनतम वेतनमान है वो 26,300 यहाँ पर निर्धारित किया गया है। ये पे लेवल कौन से 8 के अंदर आता है, और उसके बाद में वेतनमान है वो 26,300 है, वो न्यूनतम निर्धारित किया गया है। परिवीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के अनुसार देय होगा, यानी कि जब तक आप प्रोविजनल पीरियड में रहेंगे तब तक आपको जो राज्य सरकार के अनुसार जो मानदेय तय किया गया है वही आपको यहाँ पर मिलेगा। इसके बाद में दोस्तों आपकी आती है पात्रता और शैक्षणिक योग्यता। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें आप ध्यान रखें क्योंकि ये आपके लिए अनिवार्य है।
पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता के अंदर दोस्तों भारत के में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर अभियांत्रिकी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार या सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक या उच्चतर डिग्री या उसके समतुल्य यानी कि इसके बाद में ऑप्शन में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी पॉलिटेक्निकल संस्था से कंप्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा या कंप्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी, कंप्यूटर एप्लीकेशन सूचना प्रौद्योगिकी में 3 वर्षीय डिप्लोमा यहाँ पर कम से कम आपका होना चाहिए या इसके समतुल्य, या फिर भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक, साथ में भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर एप्लीकेशन या सूचना प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा या इसके समतुल्य, या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक या इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग भारत सरकार के नियंत्रणाधीन राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा संचालित या उच्चतर लेवल प्रमाण पत्र, या फिर विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ में व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीम की राष्ट्रीय राज्य परिषद के अधीन आयोजित कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक, डाटा प्रोफेशनल और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रमाण पत्र, ये आपके पास में होना चाहिए। और इसके अलावा आप लोगों के लिए हिंदी और अंग्रेजी में 20 शब्द प्रति मिनट टंकन यानी कि टाइपिंग, और देवनागरी लिपि में हिंदी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान आप लोगों को यहाँ पर होना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों आप लोगों के लिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट और क्या क्या जरूरी हैं वो योग्यताएं वो हम यहाँ पर और देख लेते हैं। यहाँ पर जो व्यक्ति पाठ्यक्रम में अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ या सम्मिलित हो रहा हो, वो जो इन नियमों में उल्लिखित पद के लिए शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता है या सीधी भर्ती के लिए उक्त पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा, लेकिन वे उसे उपयुक्त चयन एजेंसी को अपेक्षित शैक्षिक योग्यता प्रमाण करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यानी कि जो अपियर हैं, जो इस डिप्लोमा या जितने भी जो शैक्षिक योग्यता दी हैं, इनमें से अगर वो फाइनल के अंदर अपियर है तो वो भी इसके अंदर सम्मिलित हो सकता है। मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले जहाँ लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के 2 चरणों के माध्यम से चयन होगा। यहाँ पर आपकी लिखित परीक्षा होगी जिसमें मुख्य परीक्षा और उसके बाद में साक्षात्कार, ये दोनों ही चरण आपको देने होंगे। साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है, लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहां केवल लिखित परीक्षा या केवल साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाना, जैसा भी मामला हो ये आपको बोर्ड द्वारा डिसाइड किया जाएगा और आपको उसके अंदर सम्मिलित होना है। इस भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले या सम्मिलित हो रहे अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। जो अपियर हैं वो इसके अंदर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जो फाइनल के अंदर है वो फॉर्म इसमें भर सकते हैं। परंतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता इस भर्ती की फेज सेकंड यानी कि आप ग्रेजुएशन अगर कर रहे हैं या डिप्लोमा जो भी आप कर रहे हैं जो इसके अंदर मांगा है, उसके अंदर अगर आप फाइनल में है और आप अपियर में हैं तो आप उसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है कि फेज सेकंड जब आपकी टाइपिंग होगी, यानी कि जब आपकी टाइपिंग होगी उस समय आपको ये जो डिप्लोमा या डिग्री है वो आपको वहाँ पर प्रस्तुत करनी होगी, अदरवाइज आपकी जो उम्मीदवारी है वो निरस्त कर दी जाएगी। अन्यथा अंतिम टंकण परीक्षा तिथि के बाद शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने वाले अभ्यर्थी को इस भर्ती हेतु पात्र नहीं माना जाएगा। इसके अलावा अन्य योग्यताएं, स्वास्थ्य, इसके अंदर आपका अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, किसी भी प्रकार का मानसिक और शारीरिक दोष आप लोगों के अंदर नहीं होना चाहिए, कुशल पालन में बाधा डाल सके ऐसा कोई भी कर्तव्य जिसके लिए आप लोगों को यहाँ पर सारी फिटनेस आपका होना चाहिए, ताकि आपका इस कार्य को संपन्न करते समय या निर्माण करते समय आपके किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे। इसके बाद में आपका चरित्र है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। सेवा में सीधी भर्ती के लिए आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे कि वे सूचना सहायक के पद पर नियुक्ति के लिए योग्य हो सकें। उससे सद चरित्र का प्रमाण पत्र ऐसे विश्वविद्यालय, स्कूल या कॉलेज जहां उसने अंतिम शिक्षा प्राप्त की हो के प्रधानाचार्य, शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्रदत्त प्रस्तुत करना होगा। यानी कि आपको चरित्र प्रमाण पत्र ले जाना है जो आपका प्रिंसिपल जहां से आपने लास्ट परीक्षा पास की है या जहां से लास्ट आपने पढ़ाई की है, या फिर शिक्षा अधिकारी से यहाँ से आपको एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। और 2 ऐसे उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रमाण पत्र भी आपको प्रस्तुत करने होंगे। आवेदन पत्र की दिनांक से 6 महीने पहले के न हो और अभ्यर्थी के रिश्तेदार द्वारा दिए गए नहीं हो, यह आपको ध्यान रखना है।
दो, आपके यहाँ पर किसी भी व्यक्तियों, प्रतिष्ठित व्यक्तियों के द्वारा या उत्तरदायी व्यक्तियों के दो आपको चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हैं। ध्यान रहे कि वो आपके कोई रिश्तेदार नहीं हो, और दूसरी चीज़ यानी कि वो प्रमाण पत्र हैं 6 महीने से पुराने नहीं हो। इसके बाद में दोस्तों आप लोगों के लिए जो नागरिकता है, वो नागरिकता आप भारत के नागरिक हों, नेपाल के या भूटान के प्रजातंत्र के, ऐसे तिब्बती शरणार्थी, जो बाकी सभी के अंदर आपकी योग्यताएं इसके अंदर इंक्लूड की जाती है, सारी की सारी आप लोगों के लिए यहाँ पर देई है। इसके बाद में दोस्तों आयु, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद में हमारा तो आयु के अंदर दोस्तों 1/1/2024 को, यानी कि 1/1/2024 से आपकी यहाँ पर आयु की गणना की जाएगी। 1 जनवरी 2024 से आपकी आयु की गणना की जाएगी, जब आप 1/1/2024 को 21 वर्ष का आयु आप प्राप्त कर लेंगे और 40 वर्ष से ऊपर आप नहीं होंगे। यानी कि आप 21 वर्ष से ऊपर होंगे और 40 वर्ष तक होंगे 1/1/2024 से 24 को मानकर, तो आप इसके अंदर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों और इम्पोर्टेंट जो नियमानुसार जो छूट है 3 वर्ष की, और उसके बाद में जो अलग अलग जो कैटेगरी है उसके अंदर जो छूट दी जाती है, वो छूट आप लोगों को यहाँ पर दी जाएगी। सूचना सहायक भर्ती का परीक्षा का आयोजन विगत 3 वर्ष में नहीं होने के कारण समस्त आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट यहाँ पर आप लोगों को दी जाएगी। यानी कि अगर कोई भी अगर कैटेगरी से अगर बिलोंग नहीं करता है, फिर भी ये 3 साल से भर्ती नहीं आने के कारण से आपको 3 साल की इसके अंदर छूट दी जाएगी। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद में जो ओबीसी, एससी, एसटी, ये जो छूट है ये कॉमन है, सभी के लिए ही है। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि कोई कैटेगरी से ही हो, क्योंकि इसके अंदर 3 साल में भर्ती नहीं आई, इसलिए आप सभी को इसमें 3 साल की छूट दी गई है। बाकी जो ओबीसी या अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति, इनके लिए 5 वर्ष की छूट है, वो आप लोगों को यहाँ पर दी जाएगी। और सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थी एवं अन्य राज्यों के समस्त वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को ऊपरी सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी। राजस्थान के जो मूल निवासी हैं, आर्थिक रूप से कमजोर, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, इन जनजाति से एरिया, इन महिलाओं को 10 साल की छूट यहाँ पर दी जाएगी। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ पर इस प्रकार की छूट है वो आपको यहाँ पर दी है। इसके बाद में दोस्तों हमारे पास में है, यानी कि आपको जो सेवारत कर्मचारी हैं उनको ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष होनी चाहिए, और छूट अर्जेंट अस्थायी नियुक्तियों के मामले में लागू नहीं होगी। एनसीसी जो कैडेट या अनुदेशक हैं के मामले में ऊपरी वर्णित आयु अधिकतम आयु सीमा को उनके द्वारा राष्ट्रीय कैडेट में की गई सेवा के बराबर की कालावधि या शिथिल किया जाएगा। यानी कि जितने साल उसने एनसीसी के अंदर अपनी सेवाएं दी उतने साल की उसको यहाँ पर छूट दी जाएगी। सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो, और अभ्यर्थी को विहित आयु सीमा में समझा जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर ये भी आपको छूट मिलेगी यहाँ पर। और इसके बाद में दोस्तों ये विभिन्न प्रकार की जो छूट है ये आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी। फिर पेंशन, नए भर्ती नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार देय पेंशन योजना है, वो आपको यहाँ पर लागू होगी। इसके बाद में दोस्तों विवाह पंजीयन है, ये आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से। इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्संबंधी प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर देय होगा। इसके बाद में आवेदन शुल्क आप लोगों को बता दी गई है। और परीक्षा का जो आयोजन है ये आप लोगों को बोर्ड द्वारा जुलाई महीने के अंदर आपको यहाँ पर एग्ज़ाम करवाया जाने सुनिश्चित किया गया है। आपका एग्ज़ाम इसमें कब होगा, जुलाई का जो महीना है, जुलाई के महीने के अंदर आपका एग्ज़ाम है वो यहाँ पर करवाया जाएगा। तो आपके पास में अभी सफिशिएंट टाइम है आपको तैयारी करने के लिए। प्रवेश पत्र आपको बोर्ड की साइट द्वारा आपको मिल जाएगा। और अनापत्ति प्रमाण पत्र, ये जो पूर्व में जो आप योग्य जिस चीज़ के लिए नहीं है, जो आपके पास में प्रमाण पत्र या योग्यता नहीं है, वो सारे ही इसके अंदर अयोग्य हैं, ये नियुक्ति की अयोग्यताएं हो जाएगी। इसके बाद में दोस्तों आप लोगों के लिए यहाँ पर प्रमाण पत्र हैं उनके बारे में दिया हुआ है। ये भी आप लोगों को मैं यहाँ पर अपने टेलीग्राम चैनल पर ये पूरा डाल दूंगा, तो वहाँ से आप इसमें देख सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन है इसके अंदर जो पूरी डिटेल दी गई है और हमारे लिए जो ज़रूरी है वो मैंने आप लोगों को बता दी है।
पूरी बाकी जो फॉर्म फिलअप करने से संबंधित इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, जो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं या आप वहाँ से फॉर्म जहाँ से फिलअप करवाएंगे उनको पता है, तो आप फॉर्म के अंदर किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं करें। और इसके बाद में है हमारा जो नवीनतम पाठ्यक्रम, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आप लोगों को मैं बता देता हूँ। सूचना सहायक की जो भर्ती है इसके अंदर जो पाठ्यक्रम है यानी कि जो सिलेबस है, ये सिलेबस क्या है इसके बारे में हम देखते हैं। पहला जो भाग फर्स्ट है, इसके अंदर लिखित परीक्षा, अधिकतम जो अंक है आप लोगों को यहाँ पर 100 नंबर का ये पेपर होगा। और इसके अंदर आप लोगों को क्या होगा, 3 घंटे का क्या मिलेगा, समय मिलेगा। इसके अंदर योग्यता परीक्षण होगी आपकी, सूचना प्रौद्योगिकी के सामान्य जानकारी और कंप्यूटर के मूल सिद्धांत आपको पूछे जाएंगे। उसके बाद में भाग 2 होगा जिसके अंदर अर्थ टंकण गति परीक्षण होगी आपकी, यानी इसके अंदर भाग 1 जो लिखित परीक्षा जिसके अंदर योग्यता परीक्षण होगी। सूचना प्रौद्योगिकी में सामान्य जानकारी और कंप्यूटर के मूल सिद्धांत आपको पूछे जाएंगे, 100 नंबर का क्वेश्चन होगा और 3 घंटा आपको यहाँ पर समय मिलेगा। इसके बाद में अर्थ टंकण गति, यानी कि अगर आपको टाइपिंग के लिए हिंदी के अंदर 15 मिनट और जो अंग्रेजी है उसके अंदर भी 15 मिनट आपको मिलेंगे। और टंकण के लिए अंक प्रदान नहीं किए जाएंगे। टंकण में किसी भी प्रकार के योग्यता सूची परीक्षा के भाग 1 में प्राप्त अंकों के आधार पर ही तैयार की जाएगी, यानी कि आपको टंकण खाली पास करना है, आपकी जो मेरिट है वो लिखित परीक्षा के आधार पर ही आपकी डिसाइड की जाएगी। इसके बाद में दोस्तों आप लोगों के पास में ये डिटेल में पूरा सिलेबस दिया हुआ है, ये पूरा सिलेबस आप लोग देख लीजिएगा, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। लिखित परीक्षा का पूरा पाठ्यक्रम है, एप्टीट्यूड टेस्ट, जनरल अवेयरनेस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर के लिए। इसके बाद में ये सारे टॉपिक आपको दिए हुए हैं, ये सारे के सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं इसके अंदर। ये टेलीग्राम चैनल पर BL एजुकेशन मोटिवेशन पे मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। फिर टंकण गति के अंदर आपको टंकण यानी कि टाइपिंग के लिए आपको जितना अर्हता जो दी गई है वो आपको पूरी वहाँ पर करना है, नहीं तो आपको इसके अंदर बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन मेरिट के अंदर आपका जो टाइपिंग है इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। ये आपका जो प्रश्न पत्र है बहुविकल्पीय होगा और प्रत्येक प्रश्न पत्र में विस्तार संक्षिप्त रूपरेखा अभ्यर्थियों के सामान्य मार्गदर्शन में इस अनुसूची में बताई गई है। और इसके बाद में परीक्षा के प्रश्न पत्र के प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकार का, वर्णनात्मक प्रकार का, दोनों प्रकार के हो सकेंगे। और 40% अंक हैं वो प्राप्त करना न्यूनतम, आपको 40% अंक हैं वो आपको न्यूनतम यहाँ पर प्राप्त करना है। और जो SC हैं, SC और जो ST है इनको 36% यानी कि 36% अंक है वो आपको इनको प्राप्त करना है, SC ST को। इसके बाद में दोस्तों लास्ट है बोर्ड की वेबसाइट, जहाँ से आप इस प्रकार की जितनी भी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ से ले सकते हैं और अपना आप फॉर्म फिलअप करें। इन एडवांस बेस्ट ऑफ लक। BL एजुकेशन मोटिवेशन के साथ में जुड़े हुए हैं, इसलिए आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, अपने साथ में जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।